students, welcome to our channel. This is the second part of chapter 4 class 7th NCERT science, effect of air and water on metals iron. क्या एयर और वाटर का मेटल्स यानी आयरन पर क्या इफेक्ट होता है, इनके बारे में ये पार्ट्स है. You should have often noticed that iron object develop brown deposit when left in the open for a few days. In which condition would an iron object develop brown deposits? आपने देखा होगा यदि आयरन ऑब्जेक्ट को कहीं भी ऐसे ही छोड़ दिया जाता है खुले में, तो कुछ दिनों में उसके ऊपर ब्राउन कलर का कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं. ये ब्राउन कलर के पार्टिकल्स क्यों डेवलप्ड होते हैं, इसके बारे में है. When it come into the contact with the dry air only, ये तभी आते हैं जब ये केवल एयर के कांटेक्ट में आता है. When it come into the contact with water only, ये केवल तब आते हैं जब ये केवल पानी के कांटेक्ट में होता है. या फिर when it come into contact with the both air and water, और या ये तब आते हैं जब ये एयर वाटर दोनों के कांटेक्ट में आता है, तब होते हैं. तो देखिए इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर, उससे पता चलेगा, उससे हम निष्कर्ष निकालेंगे कि कैसे होता है. यह है क्वेश्चन है इसके अंदर, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग आयरन नेल्स, और टेक अ फ्यू शाइनिंग आयरन नेल्स. इफ यू आर यूजिंग old iron nail, make sure that remove brown deposit from their surface by scrubbing them with the help of the small piece of sandpaper. आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको शाइनिंग वाली आयरन नेल लेना है. अगर पुरानी आप आयरन नेल ले रहे हैं तो उसके ऊपर जितनी भी ब्राउन डिपॉजिट है, ब्राउन कलर का जो भी पार्ट उसके ऊपर है, उसको रब करके किसी सैंड पेपर से या किसी और चीज़ से उसके ऊपर स्क्रबिंग करके उसको हटा देना है, क्लीन कर लेना है. फिर है टेक 3 क्लीन ड्राई ग्लास बॉटल और टेस्ट ट्यूब विथ टाइट फिटिंग कैप्स और अ स्टॉपर, लेबल दैम ABC. अब 3 क्लीन ग्लास की बॉटल लेनी है या टेस्ट ट्यूब लेनी है जिनके ऊपर कुछ कैप फिट हो जाए या स्टॉपर लग जाए, ऐसी वाली लेने हैं. इनके नाम रख देने हैं तीनों के ABC. फिर आगे है टेक 3 आयरन नेल एंड टाई ईच आयरन नेल विद अ थ्रेड. 3 आयरन नेल लेनी है और हर एक को धागे से बांध देना है. प्लेस 1 आयरन नेल इन सम सिलिका जेल इन द ग्लास बोतल A एंड टाइटन द कैप और स्टॉपर. एक आयरन नेल एक जार में लेना है जिसका नाम A रखना है. इसके अंदर आयरन नेल के साथ सिलिका जेल भी डाल देना है. सिलिका जेल मेक्स द एयर ड्राई. इट इज सब्सटेंस दैट इज यूज्ड इन स्मॉल पाउच इन सम मेडिसिनल बॉटल, वाटर बॉटल, शू बॉक्स एक्सेट्रा टू कीप देम ड्राई. ये सिलिका जेल जो है एयर को ड्राई रखता है और ये उन सब्सटेंस में मिलता है जो जैसे मेडिसिन बॉटल होती है, वाटर बॉटल होती है या शू के बॉक्सेस होते हैं, उनके अंदर एक पाउच के रूप में पड़ा हुआ होता है. ये इनको सूखा रखने के लिए डाला जाता है. आगे है प्लेस आयरन नेल्स इन ग्लास बॉटल B. Pour freshly boiled and cooled water to remove dissolved gases into it until the iron nail is completely dipped in it. दूसरे ग्लास बोतल में पानी लेना है जो उबला हुआ हो और थोड़ा ठंडा किया हुआ हो. इसके अंदर आयरन नेल पूरी तरह से डूब जाए इतना पानी लेना है और सारी गैसेस के अंदर से निकाल देनी है. इसका नाम B रखना है. Now pour some oil. It form a layer over the surface ऑफ द वाटर. अब इसके अंदर कुछ ऑयल की बूंदें डाल देनी है जिससे कि पानी के ऊपर कुछ एक लेयर बन जाए ऑयल की. द लेयर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर प्रिवेंट द एयर फ्रॉम द डिजॉल्विंग इन द वाटर. कैप द ग्लास बॉटल टाइटली. अब जो ये लेयर बनाई है ऑयल की सरफेस, पानी की सरफेस के ऊपर, ये एयर को इसके अंदर घुलने नहीं देगी, पानी के अंदर पहुंचने नहीं देगी और इस ग्लास बॉटल का टाइट जार जो है वो टाइटली बंद कर देना है. आगे है प्लेस 1 आयरन नेल इन द ग्लास बॉटल C एंड पोर सम वाटर सो दैट द आयरन नेल इज पार्शली डिप्ड. कीप दिस ग्लास बॉटल अनस्टॉपर्ड. दिस अलाउ द आयरन नेल टू कम इनटू कॉन्टैक्ट विद बोथ एयर एंड वाटर एज शोन इन फिगर 4.4. अब थर्ड वाला लेना है, उसमें उस बॉटल में उसका नाम रखना है C. उसके अंदर पानी रखना है आधा
और उसमें इतना पानी रखना है कि ये जो नेल्स है, आयरन नेल है जो है वो आधी ही डूबे, और फिर उसका जो कैप है वो बंद नहीं करना है, खुला छोड़ देना है। और इसलिए क्योंकि इसके अंदर पानी और हवा दोनों ही जाती रहे, जैसा कि फिगर 4.4c में दिखाया गया है। Place all the glass bottle undisturbed at room temperature and observe the changes for 8 to 10 days. अब ये जितनी भी ग्लास बॉटल्स हैं इनको बिना डिस्टर्ब किए कुछ दिनों के लिए रख देना है, 8 से 10 दिन, और फिर इनको रिकॉर्ड करना है। ये यहाँ पर डायग्राम सारे दिखाए हुए हैं, ये अलग अलग बॉटल दिखाई हुई हैं और इनके अलग अलग नेल्स जो इनके अंदर डाली हुई हैं उन सब के डायग्राम इसमें दिखाए गए हैं। ये फर्स्ट वाली है जिसके अंदर सिलिका जेल डाला हुआ है बॉटल के साथ, ये सेकंड वाली है जिसके अंदर पानी और ऑयल की लेयर लगाई हुई है, और ये थर्ड वाली है जिसके अंदर आधा पानी है, और ये जो स्टॉपर जो ऊपर लगाया हुआ है ये बंद नहीं है, खुला हुआ है। अब क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे, ये यहाँ पर दिखाई जा रही है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल्स, किस पर आयरन नेल की डिपॉजिट होगी। जो ये टेबल है इसमें ग्लास बॉटल ABC ये सीरीज में दी हुई हैं और कंडीशंस दी हुई हैं कि प्रेजेंस ऑफ द वाटर एंड प्रेजेंस ऑफ द एयर, और ऑब्जर्वेशन है। तो ए बॉटल के बारे में बात करेंगे जिसे कि खाली एयर में रखा हुआ था सिलिका जेल डालकर, तो इसमें प्रेजेंस ऑफ वाटर नो, पानी नहीं है, इसमें एयर प्रेजेंस ऑफ एयर है, यस। तो क्या इस पर आयरन नेल्स पर ब्राउन डिपॉजिट होगी, नो, इसमें आयरन नेल पर ब्राउन डिपॉजिट नहीं होगी। फिर सेकंड नंबर बी है, बी में प्रेजेंस ऑफ वाटर, यस इसमें पानी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंस ऑफ एयर, इसमें एयर प्रेजेंट है, नो इसमें एयर नहीं प्रेजेंट है। और जो आपकी ये है कि ऑब्जर्वेशन, क्या इस पर ब्राउन डिपॉजिट होगी, नहीं इस पर कोई ब्राउन डिपॉजिट नहीं होगी। और नंबर सी वो है जिसमें पार्शली पानी डाला हुआ है और उसका ढक्कन भी नहीं लगाया हुआ है, तो क्या इसमें पानी प्रेजेंट है, सी में पानी प्रेजेंट है, यस इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ वाटर है। तो इसके अंदर एयर भी प्रेजेंट है, हाँ इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ एयर है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि इसके ऊपर ब्राउन डिपॉजिट होगी, यस इसके ऊपर ब्राउन डिपॉजिट होगी। अब क्योंकि ब्राउन डिपॉजिट के लिए एयर वाटर दोनों चीज चाहिए। आगे क्या है, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से आपने क्या कंक्लूजन निकाला। इट इज ऑब्जर्व इन द ग्लास बॉटल ए एंड बी द आयरन नेल्स डू नॉट शो एनी ब्राउन डिपॉजिट। अब यही बात ये कह रहे हैं, ए और बी ग्लास बॉटल्स में हमने ऑब्जर्व किया कि आयरन नेल्स पर कोई ब्राउन डिपॉजिट नहीं होगी। व्हाट डज दिस ऑब्जर्व इंडिकेट, ये ऑब्जर्वेशन क्या इंडिकेट करती है, दिस इंडिकेट दैट द ब्राउन डिपॉजिट ऑफ द डिस्कलरेशन ऑन the iron nail do not develop when the iron nail is kept in the dry air only or water alone। तो इससे ये पता चलता है कि आयरन नेल्स पर ब्राउन डिपॉजिट नहीं होगी या कोई भी कलरिंग नहीं होगी अगर उसे खाली एयर में रखा जाए या खाली पानी में रखा जाए। However, in a glass bottle C, the iron nails show the presence of brown deposit। This indicates that the presence of both water and air is essential for the deposit to develop। अब जो बॉटल सी में रखी हुई है ग्लास नेल्स, आयरन ग्लास के अंदर जो आयरन नेल रखी हुई है उसके ऊपर ब्राउन डिपॉजिट हुआ है, ये बताता है कि ब्राउन डिपॉजिट के लिए एयर वाटर दोनों चीज़ ज़रूरी हैं, दोनों चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए। Thus, most air is responsible for the development of the brown deposit of the object made of iron। अब मॉइस्चर, नमी वाली एयर, नमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्राउन डिपॉजिट लाने के लिए। ये ब्राउन डिपॉजिट इज़ कॉल्ड द रस्ट। ये जो ब्राउन डिपॉजिट होती है ये रस्ट कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रस्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड द रस्टिंग। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके ऊपर रस्ट होती है, जो आयरन का बना हुआ होता है, उस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं, यानी जंग लगना कहते हैं। ये आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर ही होती है। मैनी अदर मेटल ऑल्सो एग्जिबिटिंग डिस्कलरेशन व्हेन कीप्ड ओपन इन द एटमोसफेयर। बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो कि डिस्कलरेशन होती है
एटमॉस्फेयर में खुले रखे जाते हैं। हैव यू नोटिस द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द कॉपर ऑब्जेक्ट और ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सिल्वर ऑब्जेक्ट? क्या आपने नोटिस किया है कि ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर के बने हुए ऑब्जेक्ट पर, और ब्लैक कोटिंग होती है सिल्वर से बने हुए ऑब्जेक्ट पर। ग्रेजुअल डिटेरियोशंस of the metal surface caused by the air, water or other substances known as corrosion। इसी तरह से जो अलग तरह की कोटिंग आ जाती है किसी भी मेटल पर एयर वाटर की प्रेजेंस से, इसे कहते हैं कोरेशन। ये एक तरह का जंग ही होता है। डू यू नो दैट द रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री? आप पता है कि जो जंग लगना किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ये बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है हमारे देश में। एवरी ईयर enormous amount of money is spent to replace और रिपेयर द आयरन स्ट्रक्चर डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। हर साल बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, अधिक अमाउंट में पैसा खर्च किया जाता है किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने में या उसको रिपेयर करने में, कि जिससे कि जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो गई है रस्टिंग की वजह से, या फिर उसको बचाया जा रहा है। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी एज प्रिवेंटेड बाय द सेवरल मेथड सच एज पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग एंड अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक मेटल और आयरन इज कॉल्ड द गैल्वेनाइजेशन। जो जंग से आयरन को बचाने के लिए बहुत सारे मेथड अपनाए जाते हैं। इसमें पेंटिंग की जाती है, ऑयलिंग की जाती है, ग्रीसिंग की जाती है, या कोई प्रोटेक्टिव शीट लगाई जाती है जो जिंक मेटल की बनी हुई होती है इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। वी विल लर्न अबाउट दिस इन द हायर एजुकेशन। इसे हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। एक फैसिनेटिंग फैक्ट है, ये देखिए, ये आयरन का बना हुआ एक पिलर है। इसके बारे में है द वंडर ऑफ द इंडियन मेटलर्जी, द वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी। क्या है? द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली वॉज मेड अप इन द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्त सेकंड मोर देन ऑफ 1600 ईयर एगो। ये आयरन पिलर है जो दिल्ली में बना हुआ है, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर है। ये 1600 साल पहले बना था। इट इज़ अबाउट 8 मीटर हाई एंड वेट मोर देन ऑफ 6000 किलोग्राम। ये 8 मीटर लंबा है और इसका वेट जो है वो 6000 किलो का है। What is interesting about this iron pillar is that despite all these years of facing winds, rainfall and intense weather, it has barely any rust। अभी हज़ारों साल से खड़ा हुआ है ये आयरन पिलर। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग तथ्य यह है कि ये बहुत सालों से, हज़ारों साल से खड़ा हुआ पिलर और हर प्रकार की हवा, हर प्रकार के रेनफॉल और हर प्रकार के वेदर को वो सहन कर रहा है और उस पर मुश्किल से रस्ट आया है। इन अदर वर्ड इट हैज़ बीन मेड इन अ वे दैट इज़ अ resist rusting। दिस टेल अस अबाउट द स्किल दैट वर डेवलप्ड इन द मेटल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ये दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इसको वो जंग से बचा के रखा, जंग प्रतिरोधी इस वजह से ये बनाया हुआ है, इसी वजह से इस पर जंग नहीं लग रहा है। ये बताता है कि पुराने समय में भी हमारे देश के जो टेक्नोलॉजी थी उसमें किस तरह से बनाई जाती थी कोई चीज़ें, कि कोई भी मेटल जो है वो जंग प्रतिरोधी है, जंग उसके ऊपर नहीं लगा हुआ है। आगे है इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन द अदर मेटल। क्या इफेक्ट होते हैं एयर और वाटर के दूसरे मेटल्स पर? ये एक्टिविटी है, लेट्स इन्वेस्टिगेट। द टीचर में डेमोस्ट्रेट दिस एक्टिविटी। इसे टीचर ही एक्टिविटी को करे। क्वेश्चन है, इट इज़ एडवाइजेबल फॉर द स्टूडेंट्स टू वियर अ प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस एंड कीप सेफ डिस्टेंस। ये बच्चों के लिए वार्निंग दी गई है कि इसमें बच्चे थोड़ी दूरी से और आई ग्लासेस पहनकर ही इसे करें। टेक अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्लीन इट बाय रबिंग विद अ पीस ऑफ सैंड पेपर। 3-4 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम का रिबन लेना है और इसको क्लीन कर लेना है सैंड पेपर से रब करके। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग, इग्नाइट द अदर एंड यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प और अ कैंडल। इसे पीछे की तरफ से टोंग में पकड़ के रखना है और आगे की तरफ से एक जो कैंडल है स्प्लिट लैम्प को लेना है। लेट द मैग्नीशियम रिबन बर्न। अब जो आगे की तरफ खुली हुई है उसको वो लैम्प की तरफ लाना है और मैग्नीशियम रिबन को जलाना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तुम्हें क्या मिलेगा
क्या देख रहे हो? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड अ चेंज इनटू द वाइट पाउडर। तुम देखोगे कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो एक गंदी सी ड्रेजलिंग स्मेल आएगी और वाइट फ्लेम के साथ जलेगा और वाइट पाउडर में चेंज हो जाएगा। कलेक्ट इन ऑन अ वॉच ग्लास, जो वाइट जो भी निकल रहा है पाउडर उसको वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेना है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन और बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये क्यों बना है? क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई है जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है और ये एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसकी वजह से मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की है। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वार्म वाटर इन दिस वाइट पाउडर, स्टार इट वेल एंड शेक इट, चेक इट्स नेचर। अब इसको इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डाल देना है, कुछ बूंद, इसे अच्छे से मिला देना है और उसका नेचर चेक करना है। नेचर मीन्स कि ये एसिडिक है या बेसिक है, ये सब चेक करना है। रिकॉल द चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिडिक, बेसिक एंड नेचुरल। अब ये आपको एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस में से पुराना याद होगा कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल ये चैप्टर हमने करवाया था। फाइंड आउट वेदर द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। इसमें ये पता लगाना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो नेचर है, प्रकृति है, वो कैसी है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। यू कैन यूज एनी एसिडिक बेस इंडिकेटर, तुम कोई भी एक एसिड बेस इंडिकेटर का यूज कर सकते हो। व्हाट इफेक्ट डज दिस सॉल्यूशन हैव ऑन ब्लू और रेड लिटमस पेपर? ब्लू और रेड लिटमस पेपर पर ये क्या इफेक्ट दिखाएगा? You would observe that it's changed the color of the red litmus paper to blue, hence it is basic in nature. Generally oxide of metals are basic in nature. आप देखेंगे कि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर का कर देगा और जब रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो मेटल बेसिक है नेचर में। तो यानी इट इज़ अ बेसिक इन नेचर, ये बेसिक है नेचर में। जनरली जो ऑक्साइड होते हैं मेटल्स के वो सभी बेसिक होते हैं नेचर में। वी विल डिस्कस दिस बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन फर्दर इन द चैप्टर चेंज अराउंड अस, फिजिकल और केमिकल। ये बर्निंग ऑफ रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को हम आगे के चैप्टर में चेंज अराउंड अस ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंजेस में पढ़ेंगे। आगे है, डू यू नो दैट सोडियम is a metal which is stored in kerosene because it react vigorously with the oxygen and water। आपको पता है कि सोडियम जो है एक मेटल है, उसको केरोसिन में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत तेज जल्दी से रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन और पानी से। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है। स्टोरिंग सोडियम इन केरोसिन प्रिवेंट इट्स एक्सपोजर टू द मॉइस्चर और एंड एयर। इसी वजह से सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि वो एयर या मॉइस्चर से ये रिएक्शन ना करे, एक्सपोज ना हो और इसकी वजह से धमाका ना हो। कैन यू प्रिडिक्ट दैट नेचर ऑफ द ऑक्साइड? क्या इस ऑक्साइड का नेचर आप पता लगा सकते हैं? लेट्स नाउ डिस्कस सम सब्सटेंस दैट डू नॉट बिहेव लाइक अ मेटल। अब हम कुछ ऐसे मेटल्स के बारे में, सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे जो मेटल की तरह बिहेव नहीं करते हैं। आगे है, द सब्सटेंस दैट बिहेव डिफरेंट फ्रॉम मेटल इन एयर एंड वाटर। कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि अलग बिहेव करते हैं मेटल से एयर में और वाटर में। द टीचर में एज डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी टीचर्स के सामने की जाए, टीचर करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दिस एक्टिविटी मस्ट बी एज परफॉर्म इन द फ्यूम हुड और अ वेल वेंटिलेटेड एरिया। ये जो है ऐसी जगह पर किया जाए जहाँ पर और हवा आर पार हो सके आसानी से। बर्निंग सल्फर प्रोड्यूस गैसेस विच कैन बी हार्मफुल इन इनहेल्ड। ये जो है सल्फर जलेगा इसमें और उससे अलग अलग तरह की गैसेस निकलती हैं जो कि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन अ डीफ्लैग्रेटिंग स्पून। एक स्मॉल अमाउंट की सल्फर लेनी है जो कि एक डीफ्लैग्रेटिंग स्पून ऐसी होती है जो ये दिखाई हुई है ना यहाँ पर, ये वाली इस तरह की डीफ्लैग्रेटिंग स्पून होती है, इसमें लेनी है। इसका लॉन्ग हैंडल होता है जो मेटल का बना हुआ होता है और एक्सपेरिमेंटल होता है जिससे कि ये जले तो आसानी से पकड़ा जा सके। इफ़ अ डीफ्लैग्रेटिंग स्पून इज नॉट अवेलेबल, यू मे टेक अ मेटलिक कैप ऑफ एनी बॉटल्स एंड wrap
a metal wire around it and give its shape as shown in figure 4.7। यदि डिफ्लैग्रेटिंग स्पून ना हो तो इस तरह से मेटल की कैप में एक वायर बांधकर ये वाली इस तरह से आप बना सकते हैं। आगे है हीट on a flame and a spoon as a sulfur start burning, introduce that deflagrating spoon into the gas jar or glass tumbler। अब जो ये फ्लेम के सामने इस स्पून को रखना है और धीरे धीरे ये जो सल्फर होगा वो गर्म होना शुरू हो जाएगा और फिर जैसे ही वो गर्म होगा इसको स्पून को एक जार के अंदर रख देंगे या किसी टम्बलर के अंदर रख देंगे। कवर द गैस जार or a gas tumbler with a lid to ensure that gas produced does not escape। अब इसको एकदम से ढक दो, जार को या ग्लास को, किसी जिसमें भी आपने ये स्पून रखी हुई है इसको ऊपर से ढक दो। ये ध्यान रखना कि इसमें से गैस जो है वो बाहर ना निकलने पाए। रिमूव द लिड आफ्टर 3 or 4 minutes and take out the deflagrating spoon। अब ये थोड़ी देर में स्पून जो है इसको 3-4 मिनट तक रखना है, उसके बाद इसको अलग कर देना है। एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द गैस जार, क्विकली प्लेस द लिड बैक एंड शेक इट सो दैट द गैस डिजोल्व। इसके अंदर कुछ मात्रा में पानी डाल देना है गैस जार के अंदर और फिर से इसे ढक देना, फिर इस गैस को इसके अंदर डिजोल्व कर देना है जिससे कि गैस तो बाहर ना निकल पाए और पानी में गैस डिजोल्व हो जाए। अगेन रिकॉल द चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिडिक बेसिक और नेचुरल। फिर से वही एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल चैप्टर के बारे में याद करेंगे। यूजिंग एन एसिडिक बेसिक इंडिकेटर चेक वेदर द सॉल्यूशन ऑब्टेन आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर टू द ग्लास जार इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। अब फिर से इस जो जार है, ग्लास जार है, इसके अंदर जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, पानी रखा हुआ है गैस के साथ डिजोल्व करके, इसका नेचर चेक करेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है और किसी भी एक या फिर न्यूट्रल है, किसी भी एसिडिक बेसिक इंडिकेटर के साथ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ये क्या है, एसिडिक है या बेसिक है नेचर में। यू वुड ऑब्जर्व दैट इज द एसिडिक इन नेचर, आप ये देखेंगे कि ये एसिडिक है नेचर में। ऑन बर्निंग ऑफ सल्फर इन एयर, जो एयर है वो तो एयर की प्रेजेंस में सल्फर जली है, इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी है। और ऑन डिजोल्विंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन द वाटर इन सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म्ड। और जब सल्फर डाइऑक्साइड को पानी के साथ मिलाया तो उसने सल्फ्यूरस एसिड बनाया। और डज सल्फ्यूरस बिहेव इन वाटर द सेम वे मेटल्स डू। और जब ये पानी में ऐसे ही बिहेव करता है मेटल्स की तरह से। अब इसका हम टेस्ट करेंगे लिटमस पेपर से। टेक सम सल्फर पाउडर इन अ ग्लास टम्बलर, टम्बलर से थोड़ा सल्फर पाउडर लें। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू इट, इसके अंदर थोड़ी पानी की मात्रा मिलाएं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। यू मे हैव नोटिस देयर इज नो रिएक्शन व्हेन सल्फर इज प्लेस्ड इन वाटर, आपने देखा कि सल्फर ने कोई रिएक्शन नहीं किया जब इसे पानी में रखा। Substance like of sulfur and phosphorus behave differently with air and water than metal। सल्फर जो होता है, सल्फर और फॉस्फोरस होता है, वो एयर और वाटर में दूसरे मेटल की जगह दूसरी तरह से बिहेव करता है पानी के साथ। फॉस्फोरस इज स्टोर इन वाटर एज इट कैच फायर व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक एयर। सल्फर फॉस्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है अगर वो एटमॉस्फेयर में रखा जाए, खुला रखा जाए तो वो आग पकड़ लेता है। दीज सब्सटेंस आर यूजुअली सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस, ये जो सब्सटेंस होते हैं ये हल्के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और दिखने में थोड़े डल होते हैं। दे आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, ना तो ये मेलेबल होते हैं यानी मेटल का कोई भी रूल फॉलो करते हैं, ना ही ये डक्टाइल होते हैं। मेलेबल का मतलब होता है ये आसानी से टूट जाते हैं और डक्टाइल का मतलब होता है तार में बदल जाते हैं। एंड दे आर नॉट स्नोरस, ना ही ये आवाज़ करने वाले होते हैं। दे आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के भी पुअर कंडक्टर होते हैं, हीट के भी पुअर कंडक्टर होते हैं। दीज दे आर कॉल्ड नॉन मेटल, इसी वजह से ये कहलाते हैं नॉन मेटल। देयर ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, और इनके जो भी ऑक्साइड बनेंगे वो एसिडिक होंगे नेचर में। सम अदर नॉन मेटल्स और आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एक्सेट्रा। कुछ ऐसे नॉन मेटल्स और भी हैं जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। दीज मस्ट बी not be confused with materials such as plastic, glass, wood, rubber और paper। ये
यहाँ पर कंफ्यूज नहीं है होना है, क्योंकि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जैसे प्लास्टिक, ग्लास, वुड, रबर और पेपर भी होते हैं. दीज मटेरियल आर नॉट क्लासिफाइड एज मेटल और नॉन मेटल बिकॉज दे आर नॉट एलिमेंट्स. ये जो हैं मेटल और नॉन मेटल नहीं कहलाते हैं क्योंकि ये एलिमेंट नहीं होते. जो एलिमेंट होगा वही मेटल या नॉन मेटल्स की कैटेगरीज में आता है. मेटल एंड नॉन मेटल आर सब कैटेगराइज ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड एज एलिमेंट. मेटल और नॉन मेटल्स की जो सब कैटेगरीज होती हैं वो एक सब्सटेंस की होती हैं जिसे एलिमेंट कहते हैं. एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस. एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है जिसको छोटे से छोटे सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता. प्रेजेंटली 118 एलिमेंट्स आर नॉन. यह आज के समय में 118 एलिमेंट्स जाने गए हैं. दीज आर एलिमेंट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मेटल. ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं किसी भी मैटर के ये सबसे पहली इकाई कहलाते हैं बनाने की. सम आर नेचुरली ऑकरिंग वाइल अदर आर आर्टिफिशियली मेड इन अ लेबोरेटरी एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर. कुछ जो है वो नेचुरली मिले हुए हैं, कुछ जो है वो लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल बनाए गए हैं जो नेचर में नहीं है. यू विल स्टडी मोर अबाउट एलिमेंट इन दिस इन हायर ग्रेड्स. आगे की क्लासेस में आप एलिमेंट्स के बारे में और पढ़ेंगे. एलिमेंट्स, कंपाउंड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे आगे की क्लास में. आर नॉन मेटल्स असेंशियल इन एवरीडे लाइफ. क्या नॉन मेटल्स रोजमर्रा की जिंदगी में ज़रूरी हैं? यू ऑफन ऑब्जर्व मैनी मेटल्स इन योर डे टू डे लाइफ्स बिकॉज ऑफ देयर डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज सच एज देयर लस्टर्स, नेचर्स, हीट. आप अपनी रोज वाली ज़िंदगी में मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं, जैसे कि उनकी लचीलापन, उनकी हीट से और इलेक्ट्रिकल से कंडक्टिविटी, किस तरह से वो हीट और इलेक्ट्रिक चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. एंड हाई स्ट्रेंथ और अधिक मजबूती. हाउ दिस शुड नॉट गिव अ impression in your mind that non-metal are not important in our lives. ये आपके दिमाग में क्यों नहीं इंप्रेशन जाता है कि नॉन मेटल भी हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है. जैसे वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन में, विच इज़ नॉन मेटल, जो कि नॉन मेटल है. विदाउट इट वी कुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव. इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते. कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर यूजेस ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के कुछ और यूजेस. कार्बन इज essential in everyday lives because it is building block of all life form. कार्बन जो है वो रोज़ लाइफ की जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जीवन की इकाई में आता है. इट इज़ की कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट विच इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी. ये प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का एकमात्र कंपोनेंट है जो कि ग्रोथ और एनर्जी के लिए ज़रूरी है. नाइट्रोजन इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र एंड अदर केमिकल्स. नाइट्रोजन भी फर्टिलाइज़र बनाने में या दूसरे केमिकल्स बनाने में काम आता है. इट इज़ असेंशियल टू न्यूट्रिशन और फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ये प्लांट के न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है. क्लोरीन एक नॉन मेटल्स कॉमनली यूज इन वाटर प्योरीफिकेशन. क्लोरीन नॉन मेटल्स है, ये पानी को प्योरीफाई करने के लिए ज़रूरी है. A solution of iodine, a non-metal, is applied on wounds as a antiseptic. आयोडीन का सॉल्यूशन नॉन मेटल है जो कि जख्म पर एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह नॉन मेटल भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और साइंस एंड सोसाइटी में है. डू यू नो दैट मैनी मेटल्स एंड देयर अलाउ एनी मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हम जानते हैं बहुत सारे मेटल और उनके मिक्सचर, अलाउ कहते हैं मिक्सचर को, जो इम्पोर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के लिए, जो यूटेंसिल्स और टूल्स बनाने में. दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड असेंशियल इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्रीज. ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में और इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सम स्पेशल मेटल्स आर ऑल्सो यूज इन एटॉमिक एनर्जी सच एज जिरकोनियम. कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि एटॉमिक एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसमें जिरकोनियम है. एरोस्पेस है जिसे टाइटेनियम कहते हैं. ये सब
Indian many metals are special in iron and aluminum are recycled to minimize waste and contributed to sustainability. आज के समय में मेटल्स जो है स्पेशली आयरन और एल्यूमिनियम है उनको रिसाइकल किया जाता है बहुत कम मात्रा में और उनकी अधिक चीज़ें प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसी से ये आपको मेटल्स नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चला, कहाँ मेटल्स ज़रूरी हैं, कहाँ नॉन मेटल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इन सब के बारे में पता चला। इसी के बेस पर ये पूरा चैप्टर है और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू एंजॉय। थैंक यू फॉर एवरीवन।